कई बार जहां आपको सब कुछ दिखता है, सब कुछ वहां नहीं होता। जियोपॉलिटिक्स में ऐसा ही है। आपको लग रहा है कि इस डायनेमिक्स में 2 प्लेयर हैं, 4 प्लेयर हैं, लेकिन हो सकता है ग्लोबल लेवल पर एक बड़ी मार्केट, जिसको हम वेपन्स की मार्केट कहते हैं, उसमें एक बड़ा शिफ्ट आने वाला हो ड्यू टू वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। 2020 से 2024 का जब मैं डेटा देख रहा था पाकिस्तान के आर्म्स इंपोर्ट का, तो 80% इंपोर्ट चाइना से था। लेकिन जब चाइना का ही हम एक्सपोर्ट ऑफ वेपन्स देखें दूसरे देशों में, तो वहां हालात खराब थे। लेकिन चाइना चाहता है कि नेटो कंट्रीज को टक्कर दे दे। लेकिन जो वर्ल्ड के मिलिट्री प्लानर्स हैं, वो कहेंगे कि आपके वेपन्स ने कौन से वॉर में किससे टक्कर ली है। यूएसए से हम खरीदेंगे, फ्रांस से हम खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट में इतने क्राइसिस हुए हैं, अफ्रीका में इतने क्राइसिस हुए हैं, वहां पर इनके वेपन्स यूज होते रहते हैं। आपके कहां यूज हुए हैं? लास्ट बैटल आपने कौन सा फाइट किया था, उसके बाद आपने अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज किया, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग स्टैब्लिश करी। तो वेयर इज द प्रूफ? तो चाइना वुड वांट प्रूफ, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इट्स ओन ब्लड। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो वॉर है, वो या जो भी रिलेशंस हैं, अगर टर्मोइल है वो वॉर में कन्वर्ट होता है, तो वो रीजनल नहीं होगा, केवल वो ग्लोबल होगा। क्योंकि यूएसए जो कहता है कि इंडिया और पाक हम आपके साथ हैं, तो हम पूछ रहे हैं भाई किसके साथ हो? क्योंकि पाकिस्तान को भी आप वेपन देते हो, ग्रांट देते हो, इंटरनेशनल लेवल पर कई ऐसे रेजोल्यूशन है जिसमें यूएसए का सपोर्ट रहा है, और आप इंडिया को भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हो। इस साल फरवरी में ही कॉम्पैक्ट साइन हुआ था, कुछ याद आ रहा है आपको, जहां पर यूएसए कहता है मिलिट्री, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन तीनों में इंडिया और यूएसए के रिलेशंस तो स्ट्रेटेजिक हैं जी। मतलब हमारी जो ग्लोबल लेवल पे स्ट्रेटजी है ना, उसका अब सेंटर इंडो पैसिफिक, और उसके लिए जो सबसे जरूरी पार्टनर है वो तो इंडिया है। तो हम पूछ रहे हैं लेकिन किसके साथ हो? तो उस पर कोई क्लियर जवाब नहीं है, क्योंकि क्लियर जवाब तो यह होता है हम तुम्हारे साथ हैं और उसके खिलाफ हैं। ऐसा तो यूएसए ने नहीं कहा है। यूएसए कहता है टेररिज्म के मुद्दे पर, इस रीजन की स्टेबिलिटी के मुद्दे पर हम आपके साथ हैं, क्योंकि देखो ग्लोबल इकोनॉमिक सप्लाई हैम्पर हो जाएगी। इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी मार्केट है यूएसए की, प्लस यहां पर चाइना को काउंटर बैलेंस करना है। तो अगर चाइना को काउंटर बैलेंस करना है तो इंडिया को स्ट्रांग रखना है, तो ऐसे एंगल वो दे रहे हैं। अब चाइना को इससे खास प्रॉब्लम है। चाइना को लगता है कि देखो आपने इसके साथ, यूएसए के साथ ये टाई अप कर लिया, और यूएसए ने ये जो टैरिफ वॉर स्टार्ट किया है, तो चाइना वाज एक्सपेक्टिंग कि अब दुनिया को एकजुट करेंगे। उसी सेम डे मतलब चाइना की तरफ से कॉल जाता है यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट को, कहते हैं कि मतलब वी शुड यूनाइट टुगेदर अगेंस्ट दिस यूनिलेटरल एक्शन ऑफ टैरिफ वॉर बाय ट्रंप। तो ऐसा लगा उनको अब तो हमने इनके साथियों को भी अपने साथ कर लिया। देखो यूरोपियन यूनियन वाले चाइना के साथ आ गए हैं। चाइना ने सोचा अब पूरी दुनिया को एक साथ करेंगे और अपने आप लीडर बन जाएंगे और काउंटर बैलेंस करेंगे यूएसए को। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं लगता चाइना की ये जो तुम करोगे वो मैं भी सोच लिया होगा, मतलब मैंने भी सोच ही लिया होगा। और इसी वजह से ट्रंप ने कहा कि हम प्रेशर क्रिएट करते हैं जिससे कि देश अपनी पॉलिसी चेंज करें, अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा ओपन करें, जिससे कि यूएस से री इंडस्ट्रियलाइज हो सके। जो उनका आइडिया था मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, नई जॉब्स क्रिएट हो सके। तो कई बार प्रेशर क्रिएट करा जाता है, देखा जाता है कि कौन कितना झेल सकता है। जो ज्यादा झेल नहीं पाएगा वो अपनी पॉलिसी को चेंज कर लेगा और वो दोबारा से यूएसए का फ्रेंड बन जाएगा। क्योंकि देखो ये पर्सनल रिलेशनशिप थोड़ी ना है, ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप है। व्हाट मैटर्स इज नेशनल इंटरेस्ट। अब देखिए इंडो पैसिफिक में वो मानता है कि चाइना को काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा और इंडिया उसके लिए जरूरी है। चाइना और पाकिस्तान देखिए कह रहा है डिफेंस, टेंशन ही नहीं है पाकिस्तान, हम आपके साथ हैं डिफेंस में। अभी मैं स्पेसिफिक आपको वेपन्स के बारे में बताऊंगा कि उसका कंपैरिजन जो है वो जरूरी है। इकोनॉमी हम आपके पीछे खड़े हैं, लेकिन क्या खाक पीछे पड़े हो? यहां पाकिस्तान बेल आउट पे चल रहा है आईएमएफ के, लेकिन कह रहे हैं नहीं, लेकिन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये क्राउन ज्वेल है बीआरआई का। लेकिन मैं चाइना की ही कहीं न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो दे वर सेइंग कि सीपेक जो है, जो पहले क्राउन ज्वेल कहा जा रहा था, आज सीपेक सबसे बड़ी लायबिलिटी बन गया, खुद चाइना के लिए भी, पाकिस्तान के लिए तो बन ही गया है। अनपेड कॉन्ट्रैक्टर्स, इंसर्जेंसीज इन सीपेक रूट, ग्वादार लेस देन ऑप्टिमल, जैसा प्रोजेक्ट किया जा रहा था वैसा नहीं काम कर पा रहा। तो अल्टीमेटली चाइना तुम्हें ही क्या मिल रहा? अब जब चाइना को नहीं मिल रहा तो भाई पाकिस्तान को ही क्या मिलेगा? तो इतना ज्यादा खर्चा करा दिया, लोन, भाई लोन पर है ना सब कुछ, और लोन आपने किससे लिया हुआ है? चाइना से लिया हुआ है। तो अल्टीमेटली आप तो भाई साहब उसके एक प्यादे की तरह बन गए। चाइना और पाकिस्तान तो ये दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि वी आर ऑल वेदर फ्रेंड, लेकिन अब चाइना कह रहा मौसम बदल रहा है,
भाईजान अब याद रखिएगा। लेकिन श्रीलंका कह रहा है कि देखो याद करो पहले क्या हुआ था, यानी कि एक टाइम ऐसा भी था जब ये हम्बनटोटा पोर्ट के लिए हमें भी कहता था कि हम भी भाई हमेशा आपके साथ है श्रीलंका, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया कहता था श्रीलंका देख लो हम हमेशा से तुम्हारे साथ रहे हैं और तुम बिल्कुल पड़ोसी हो हमारे, चाइना से हमारे कुछ कंसर्न्स हैं उसको नजरअंदाज मत करो। चाइना हम्बनटोटा पोर्ट को डेवलप करने के बहाने तुम्हें भाई साहब तुम्हारी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज कराएगा, इकोनॉमी को नुकसान होगा। श्रीलंका नहीं माना, नहीं ये तो इंडिया मुझे रोक रहा है, डेवलप होंगे हम तो, हो जाओ डेवलप। फिर क्या हुआ, फिर आप उसके डेट ट्रैप में फंसे, उसके बाद फिर कोविड, ईस्टर अटैक, और उसके बाद एक एक करके पत्ते गिरते चले गए और श्रीलंका की इकोनॉमी ऐसे इकोनॉमिक टर्मोइल में पहुंच गई थी जब श्रीलंका ने कॉल किया चाइना को कि प्लीज वी रीस्ट्रक्चर आर लोन, मतलब कि हमें लोन में कुछ रिलैक्सेशन दे दो। चाइना कह रहा कि अरे मुझे आवाज ही नहीं आ रही, मतलब कहने का मतलब यह है कि चाइना वॉज नॉट देयर टू सपोर्ट श्रीलंका व्हेन श्रीलंका वॉज इन नीड ऑफ सपोर्ट। उस समय किसने हेल्प करी, इंडिया ने हेल्प करी। इंडिया ने जो लोन दिए हुए हैं उसमें हमने मोरेटोरियम दे दिया, प्लस अलग से क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करी कि ठीक है अपनी इकोनॉमी को आप रिवाइव कीजिए, क्योंकि इंडिया पहले भी इसके काम आता रहा है श्रीलंका के और आज भी आता रहा है, क्योंकि हमारे लिए तो मतलब क्लोज नेबर है और हमारी नेबर वुड पॉलिसी का प्रायोरिटी है। लेकिन यहाँ पे मौसम बदलते ही रिश्ते बदल जाते हैं, तो पाकिस्तान को यह भी ध्यान रखना होगा। लेकिन इस वीडियो को अगर कोई सुन रहा होगा जो पाकिस्तान का एनालिस्ट है, वो कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब आपको सीपैक के बारे में कितनी इंपॉर्टेंट है देखो, चाइना के लिए वो नहीं पता, देखिए अफगानिस्तान के लिए कितना जरूरी वो नहीं पता। अभी मैं एक एक पॉइंट को लेकर आया हूँ, मैं एक एक पॉइंट का ऑपरेशन करूंगा, जरा ठहरिए तो सही, एक एक पॉइंट पर आएंगे। पहले इंडिया चाइना के रिलेशन देख लेते हैं। इंडिया चाइना के रिलेशन देखिए, लास्ट ईयर अक्टूबर में मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि कैसे इंडिया और चाइना के बीच में गालवान के समय से जो बातचीत चल रही थी, फाइनली एक बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ। इंडिया और चाइना में कहा गया कि देखो फाइनली इतने सालों बाद बॉर्डर पर डिस्कलेशन, डी एंगेजमेंट, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया। अब तो यानी कि इंडिया और चाइना के बीच के रिलेशंस कुछ नॉर्मलाइज हो रहे हैं और इकोनॉमिक फ्रंट पर भी जो गलतफहमियां थी वो धीरे धीरे दूर होंगी। फिर इंडिया और चाइना में यह भी इंडिकेशन आया कि इंडिया अब वीजा जो फैसिलिटीज हैं उसमें कुछ एकोमोडेशन देगा। चाइना ने भी कहा हम भी जो इंडियंस चाइना में आएंगे उनको कुछ एकोमोडेशन का मतलब यहां पर है कुछ रिलैक्सेशन देंगे, प्लस कुछ कैटेगरी के वीजास को, प्लस हम ज्वाइंट वेंचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। इंडिया ने भी कहा ठीक है भाई, हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है और आपके यहां अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टली हो रही है और प्लस टैरिफ भी अब बढ़ गया है, तो ठीक है आपकी कंपनीज अगर इंडिया में आकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेकिन करना पड़ेगा, जिससे हमारे यहां वो सप्लाई चेन बन सके उन गुड्स की, कंपोनेंट्स की, जो हमें आपके यहां से खरीदनी पड़ती है। लेकिन चाइना ने कहा ठीक है उसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन फिलहाल चाइना सोच रहा था कि हम हाईटेक पे चले जाएंगे और अपने जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग है वो अगर कुछ गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती रहेगी ठीक है, तो इंडिया ने भी कहा ठीक है हम ऐसा करते हैं। तो दोनों के बीच में टाई अप लग रहा था। लेकिन उसके बाद जब से टैरिफ हुआ तो इंडिया ने कहा देखो हम आपके साथ नहीं खड़े रह पाएंगे, हम तो देखो आपस में नेगोशिएशन करेंगे। अभी आपने देखा जेडी वेंस इन इंडिया और उसी समय पर यह अटैक हुआ है। जरा कनेक्ट कीजिएगा डॉट्स को, अभी और डॉट्स भी कनेक्ट होंगी। टैरिफ को लेकर चाइना कह रहा था वी हैव टू हैव यूनाइटेड फ्रंट, झुकेगा नहीं, लेकिन वहां पर जेडी वेंस कह रहे हैं देखो इंडिया तुम इसके चक्कर में मत रहो, हम बीच का रास्ता निकालते हैं, आप पर इतना टैरिफ तो नहीं लगा रहे ना, जो 26% टैरिफ था उसका भी रेजोल्यूशन निकालेंगे। अभी आप ऐसा करो कि हमारी इकोनॉमी की जो जरूरतें हैं उसको समझते हुए कुछ एरियाज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, जिससे हमारे वो गुड्स आपके यहां भी बिक सकें, हमारे यहां वो मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी। तो हमने कहा ठीक है हम उसको करेंगे। तो चाइना इज लाइक यार ये तो अपने साथ तो धोखा हो रहा है, यानी कि ये तो चाइना +1 जो स्ट्रेटेजी थी कि जो प्रोडक्ट चाइना में नहीं बन रहे, मतलब जो आप नहीं चाहते, टैरिफ लगा दिया आपने इतना ज्यादा तो कॉस्टली हो जाएगा, वो आप क्या करिए +1 में इंडिया पर बनवाइए, तो एक तरीके से वो तो फास्ट ट्रैक हो जाएगा। तो चाइना इज लाइक अच्छा यूएसए और इंडिया मिलकर उसकी इकोनॉमी पर दोहरा आघात मचा रहे हैं। दोहरा क्यों बोला, डबल अटैक क्यों बोला? पहला अटैक टैरिफ ने कर दिया, दूसरा अटैक आप उनकी कंपनीज को इंडिया में, क्योंकि कितने सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो यूएसए की कंपनीज के हैं वो कहां मैन्युफैक्चर होते हैं? चाइना में। तो यूएसए इज गोइंग टू, मतलब उनको नज करेंगे अपनी कंपनीज को कि भाई इंडिया में इन्वेस्ट करो ना, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए इंडिया अपनी इकोनॉमी को ओपन कर रहा है, तुम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को यहां पर लगाओ, क्या दिक्कत है? विन विन सिचुएशन है। तो दिस इज व्हाट इंडिया वाज अचीविंग इन द जेडी वेंस विजिट। और फिर इन्होंने क्या करा, टेररिज्म। तो यानी कि टेररिज्म के पीछे केवल पाकिस्तान नहीं, हो सकता है कि यहां पर चाइना का भी लिंक हो। ये देखिए क्या कह रहे हैं कि मतलब हमने तो कहा कि भाई देखो मिडिल पाथ है, और हमने कहा कि देखो पीएलआई हमारी स्कीम है, मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू हम बूस्ट करना चाहते हैं, तो अब उनके लिए ल्यूक्रेटिव हो गया है कि आप इंडिया में आइए, मैन्युफैक्चरिंग लगाइए, और जो हम अब सब्सिडीज दे रहे हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड एक्सपोर्ट, वो उसका फायदा उठाइए। लेकिन हमारे लिए एक चैलेंज ये है कि अभी भी मैन्युफैक्चरिंग हम यहाँ पर
ला रहे हैं, लेकिन कितने सारे जो कंपोनेंट हैं, रॉ मटेरियल हैं, वो तो हमें चाइना से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो इसमें हमें एक टाई अप यहाँ पर चाइना के साथ लेकर चलना पड़ रहा है। तभी मैं कह रहा था टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ये बेस हमें करना पड़ेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि चाइना से अगर वो कंपोनेंट आ रहे हैं तो चाइना का भी काम चल रहा है, चाइना की वो फैक्ट्रीज चल रही हैं, तो चाइना को उसमें भी फायदा है, राइट। जैसे टेररिज्म के थ्रेट की बात करते हैं, तो टेररिज्म जो पहलगाम में हुआ है और जो इन्फिल्ट्रेशन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ से हुआ है, इसमें चाइना को भी एक पार्टी मानिए। कारण, क्योंकि कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश केवल पाकिस्तान ही थोड़ी ना करता है, चाइना भी करता है। जैसे हमारा ही ये हिस्सा है शाक्सगम वैली, जो पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया था 1963 में चाइना को, जैसे कि वो उसका हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पार्टी तो आप भी हैं इस गेम में, है कि नहीं। और यही पाकिस्तान जो चाइना का सपोर्ट लेकर कितने सारे ग्लोबल टेररिस्ट जो पाकिस्तान में रहकर काम करते हैं, जब इंडिया कहता है कि इनको ग्लोबल टेररिस्ट का दर्जा दिलाओ, तो ग्लोबल टेररिस्ट के दर्जे के खिलाफ रेजोल्यूशन पर चाइना से वीटो करा देता है यूएनएससी में। तो कहने का मतलब ये तो खुलेआम टेररिज्म का सपोर्ट खुद ये करता है। एग्जाम्पल मसूद अजहर को लेकर कितनी दिक्कत हुई थी हमें उनको डिक्लेयर कराने में कि भाई उसको डिक्लेयर कराने में कि इंटरनेशनल टेररिस्ट है। अब देखिए ये 80% प्लस जो इंपोर्ट है चाइना से आ रहा है पाकिस्तान में व्हेन इट कम्स टू दीज वेपन्स। और पिछले कुछ समय में जल्दबाजी हो रही है। जल्दबाजी का मतलब ये रिपोर्ट्स हैं कि बीजिंग जो है ये PL-15 एयर टू एयर मिसाइल्स प्लस JF-17 जो फाइटर जेट्स हैं उनके जो इसको एक्सपोर्ट करना था पाकिस्तान को, अब उसमें जल्दबाजी कर रहा है, मतलब स्पीड बढ़ा रहा है। तो शायद इसीलिए बढ़ा रहा है कि कुछ हो सकता है भाई, तो पाकिस्तान को तैयार कर रहा है। अब चाइना का एंगल देखिए, गालवान वाला जो इशू हुआ, क्योंकि ये जो अटैक होते हैं ना, ये कोई ऐसा नहीं होता वन फाइन डे आपने सोचा और हो गया, नहीं, इसके पीछे लॉन्ग प्लानिंग होती है, फिर नैरेटिव्स की लाई होती है। और हम चाइना की इन्वॉल्वमेंट यहां पर दोनों पॉइंट पर देख रहे हैं। पहला पॉइंट, जब से ये लद्दाख वाले इशू पर चाइना ने इनकर्शन शुरू करे, तो हमें अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज करना पड़ा लद्दाख ईस्टर्न साइड। और आपको पता है कि जब से 370 का एब्रोगेशन हुआ था 2019 में, उसके बाद इंडिया ने कहा कि भाई इस पर्टिकुलर जोन की सिक्योरिटी सेंटर की जिम्मेदारी है और ये एक बेसिस है इस यूटी के क्रिएशन का। तो अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए मांग उठने लगी कि नहीं, मिलिट्री को कम कीजिए, तभी तो लगेगा कि हाँ आपने कुछ अचीव किया है। अगर पहले जितनी मिलिट्री रहेगी तो कैसे होगा। तो इंडिया को वो भी करना पड़ा कि भाई ठीक है, JNK के रीजन से हम यहाँ से मोबिलाइज करते हैं फोर्सेस को लद्दाख की ईस्ट वाली साइड, और ठीक है कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पर करते हैं। लेकिन उसका ही फायदा इन्होंने उठाया। जैसे ही हम इस तरफ जा रहे हैं, अटैक इस साइड हो रहा है। चाइना का डिप्लोमेटिक सपोर्ट देखिए, और 3 प्रूफ हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। प्रूफ नंबर 1, ये इनके 2 टीवी चैनल्स हैं जो CCP के इन्फ्लुएंस में ही चलते हैं। ये चैनल्स क्या दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पहलगाम में हुआ है वो तो लोकल गनमैन शूटिंग है। लोकल गनमैन शूटिंग यानी कि पाकिस्तान की तरफ से आए, इन्फिल्ट्रेट करके आए मिलिटेंट्स, इसकी तो बात ही चाइना की मीडिया में हो ही नहीं रही है। ये तो एक तरीके से पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म चलता है कश्मीर में, ये खुले तौर पर उसको सपोर्ट करने वाली बात है कि नहीं है। क्योंकि आप ये कहते कि भाई ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं, ये कहते आप, इस पर जांच होगी, ये कहते आप, लेकिन आपने तो भाई खुद ही डिक्लेयर कर दिया है, फिर तो जांच की कोई बात ही नहीं है। ये तो लोकल गनमैन शूटिंग बता दी आपने कि अंदर ही उन्हीं के लोगों ने ऐसा ऐसा कर दिया है। फिर देखिए सेकंड पॉइंट, 2019 पुलवामा याद कीजिए, जब वो हुआ था और टेंशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बढ़ गई थी, तब भी चाइना ने कहा कि अरे हम मीडिएटर बनेंगे ना, डिस्कलेट करेंगे टेंशन को। लेकिन ये बार बार मीडिएटर बनने क्यों आ जाता है भाई? इसका एक रीजन है कि ये कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज करना चाहता है, जबकि इंडिया का कहना है भाई ये इंडिया पाकिस्तान के बीच का मसला है, ये हमारा एरिया कब्जाया हुआ है, दोनों देश बैठेंगे। जैसे हम सोचते थे कि बैठने से काम हो जाएगा, तो दोनों देश का मुद्दा है, ना तो इसमें UN का मसला है, ना ये US का है, ना चाइना का है। हम शुरू से ये कहते आ रहे हैं। चाइना जो मीडिएटर का रोल अदा करना चाहता है, तो उसमें वो अपनी साख को भी बढ़ाना चाहता है कि देखो वो एक ग्लोबल प्लेयर है, ये रीजन ग्लोबल अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें चाइना लीडर है इनका। तीसरा देखिए, ये अपनी मीडिया में प्रोजेक्ट कर रहा है नैरेटिव्स कि देखिए इंडिया ने अगर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी किया तो वो तो इमोरलिटी होगी, वो तो नैतिकता के खिलाफ होगा, क्योंकि बताइए पाकिस्तान को पनिश कर रहा है इंडिया। ये इनकी मीडिया चला रही है, कह रही है कि देखो पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान की आर्मी को हमारा पूरा सपोर्ट है, चाइना कह रहा है। और इंडिया देखो, आप सीखो पाकिस्तान से, देखो इतनी टेंशन बढ़ गई है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी कितनी रेजिलेंट है, कितना अपने आप को रोक कर चल रही है। ये नैरेटिव्स फैला रहे हैं। फिर नैरेटिव्स आ रहा है, इनकी गवर्नमेंट नहीं, ये कई बार चीजें लीक करी जाती हैं, मीडिया से जानबूझकर कहा जाता है, कहा कि अगर आपने इंडस वाटर ट्रीटी पर कोई भी एक्शन लिया
विच इज गोइंग टू एडवर्सली इंपैक्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान को कुछ नुकसान हुआ तो चाइना अपनी तरफ से जो वाटर है उसको कट करेगा। अब 2 ही रिवर है भाई, उसमें कुछ वाटर को आप कट करने की कोशिश करेंगे। सीपैक, अब इनका कहना है कि देखो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो बलूचिस्तान वाले रीजन से होकर जाता है, ग्वादर बलूचिस्तान में है, और वहां पर जो है ये जो रीजन है तो यहां पर जो है इंडिया प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बलूच लोगों को सपोर्ट करता है। तो इस वजह से कह रहे हैं कि देखो हम दोनों के खिलाफ इंडिया काम करता है, हम दोनों को साथ आना पड़ेगा। लेकिन क्या हो अगर वॉर हो जाए, तो सबसे पहले तो पूरी दुनिया की नजर इस वजह से होंगी क्योंकि वॉर लॉबी अपनी नजर टिकाकर बैठेगी, क्योंकि ये ऐसा वॉर होगा अगर हुआ कि इसमें वेस्टर्न नेशंस की जो वेपनरी में हेजेमनी मानी जाती है, क्योंकि अगर आपको वर्चस्व कायम करना है तो हार्ड पावर जो है वो अभी भी सबसे कामयाब टूल माना जाता है, यानी कि पैसा और हथियार। तो आपके हथियार कितने कामयाब हैं वो तो भाई आपको जंग में ही पता लगता है। मिलिट्री एक्सरसाइज में तो फुल कैपेबिलिटी निकल कर नहीं आती, बीच बीच में करी तो जाती हैं। तो ये एक्चुअली चाइनीज वेपन्स वर्सेस वेस्टर्न वंस, ये कंपटीशन होने वाला है। तो चाइना को तो अल्टीमेट बेनिफिट ही होगा अगर इंडिया जीते, पाकिस्तान जीते। कैसी बात कर दी आपने, ऐसी बातें नहीं करते आप। मतलब चाइना ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा है कि अगर देखो अल्टीमेटली ऐसा है कि शायद जब हम भी सपोर्ट करेंगे, डुअल फ्रंट वॉर है, तो शायद इंडिया वोंट बी एबल टू हैंडल दैट वॉर। दैट इज व्हाट दे आर प्रोजेक्टिंग। लेकिन पॉइंट ये है कि इस वॉर का अल्टीमेट फायदा किसको हो रहा है? चाइना को हो रहा है। कितने सारे वेपन्स ऐसे हैं जो पहली बार जंग में उतरेंगे इतने बड़े वॉर में, तो अल्टीमेटली ये तो अपनी बड़ी मार्केट बना लेंगे उसको दिखा दिखा के कि देखो अरे तुम क्यों यूएसए से खरीद रहे हो, क्यों फ्रांस से खरीद रहे हो, हमसे खरीदो। नाउ मतलब शी टुक हेल्प ऑफ PSR पल्स एंड द स्ट्रेटजी विच वाज प्रोवाइडेड फॉर मीन्स। नाउ चाइना वर्सेस जो नेटो वेपनरी है, तो अब जो वॉर प्लानर्स हैं, अब जो दूसरे वाले मतलब जो वेस्टर्न पावर्स हैं, वो भी इन वेपनरी के गेम को देख रहे हैं, क्योंकि कैसे वो अपने वेपन्स को आगे और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बनाएंगे। तो अल्टीमेटली उनकी भी यहां पर नजर है। अब जरा कंपैरिजन कर लेते हैं, J-10C चाइना का वर्सेस इंडिया का राफेल, जो फ्रांस डसॉल्ट से हमने टाई अप से लिया है। तो यहां पर जो J-10C है इसमें वो एसा रडार और PL-15 एयर टू एयर, BVR का मतलब होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स। तो इनका कहना है 200 किलोमीटर से ज्यादा की मारक क्षमता वाली ये मिसाइल्स हैं। यूएसए का मतलब कह रहे हैं कि जो अल्टीमेटली जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास ये जो है 4.5 जनरेशन फाइटर टेरिटरी में आ जाएगा ये वाला जेट है। हमारे पास राफेल है, राफेल भी इसके टक्कर में है, ऐसा रडार इसमें है, मीटियोर BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स भी हैं, प्रूवन प्लेटफॉर्म है, PL-15 प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट ये काउंटर करेगा। फिर यहाँ पर है LCA आपका तेजस, और यहाँ पर है J-17 थंडर। तो ये दोनों आपस में कंपटीशन वाले हैं। इसमें जो हम तेजस की बात कर रहे हैं, तो तेजस में ये GE जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का F404 इंजन है, जो यूएस की कंपनी है, तो यूएस का भी गेम है यहाँ पर। इसके अलावा जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो कहेंगे कि भाई हमारे जो वेपन्स हैं वो तो मिडिल ईस्ट में और जगह जगह पर यूज हुए हैं, इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आपके जो वेपन्स हैं जैसे कि आपका ये K9 वज्र, ये इंडिया का K9 वज्र है जो साउथ कोरियन वेरिएंट है, लेकिन इनका मानना है कि भाई आपके पास जो SH-15 है वो कितना कामयाब होगा वो इस बार जंग में ही देखा जाएगा। तो यूएस, रशिया, यूरोप, ये तीनों की नजर है, क्योंकि यूएस, रशिया, यूरोप हमारे पास तीनों की तीनों के वेपन्स हमारे पास हैं, तो वो हमारी तरफ से यूज होंगे इफ देयर इज वॉर। इसके अलावा सैटेलाइट, क्यों आपको याद है एंटी सैटेलाइट मिशन? देखिए जो नए वॉर होंगे वो केवल जमीन पे नहीं होंगे, कहा जाता है साइबर अफेयर्स में भी होंगे, कहा जाता है स्पेस में भी हो सकता है। कारण क्योंकि आपकी फॉर एग्जांपल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ठीक है, क्रूज मिसाइल्स हैं, तो अल्टीमेटली आपको टारगेटिंग के लिए सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करना होता है, और एंटी सैटेलाइट जो कैपेबिलिटी जिस देश के पास होगी तो जाहिर सी बात है वो इसमें लेवरेज ले सकता है। अब यूएसए और यूएसए इज बैकिंग इंडिया, क्योंकि इंडिया और यूएसए का जो स्पेस प्रोग्राम है वो तो पाकिस्तान और जो चाइना के बीच का स्पेस प्रोग्राम की जो मतलब यू कैन से जो टाइम है उससे बहुत ज़्यादा डीप है। लेकिन बात यह है कि चाइना सपोर्ट्स पाकिस्तान इन एनी वे पॉसिबल, जैसे कि जो इनका बीडू जो नेविगेशन सिस्टम है उसका हेल्प ये पाकिस्तान की मिलिट्री को देते हैं। इंडिया के पास अपना भी है, जैसे जिसको हम नाविक कहते हैं, नाविक। तो ये कोल्ड स्टार्ट जो डॉक्ट्रिन है, इस बुक में एक बात कही गई है कि इंडिया को एक नई स्ट्रेटजी पर चलना चाहिए कि जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है उसमें वी शुड हैव दिस कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट्स विच आर गोइंग टू गाइड, और यू कैन से जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल जो कैपेबिलिटी है उसको वे हाइयर बना देगी,
और वो उसको बढ़ा देगी तो अल्टीमेटली काउंटर कर पाओगे। फिर आप सोचोगे लेकिन अगर ये स्ट्रेटजी है हमारी तो उसको काउंटर करने के लिए तो चाइना भी आएगा, लेकिन चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए भी तो आएगा। तो कहने का मतलब है कि आप हम पर अटैक करोगे तो हम तो करेंगे, हमारे पास तो कैपेबिलिटी है ही, लेकिन यूएसए के पास भी कैपेबिलिटी है। तो यूएसए कमिंग इन सपोर्ट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू डिक्रीज द चांसेस ऑफ दिस वॉर इन इंडिया पाकिस्तान हैपनिंग इन द स्पेस। ये यहां पर कैलकुलेशन कह रही है कि यूएसए इंडिया की तरफ से होगा तो फिर चाइना जो है यहां पर पंगा नहीं लेगा, क्योंकि अगर सैटेलाइट्स का कंपैरिजन करें तो 250 प्लस सैटेलाइट हैं चाइना की जो इन ऑपरेशन है। और सैटेलाइट पर अटैक का मतलब है भाई साहब फिर मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं, फिर आपकी इकोनॉमी पर भी नेगेटिव होगा, टेलीकम्युनिकेशन पर नेगेटिव इंपैक्ट होगा। तो चांसेस हैं कि यहां पर स्पेस में नहीं जाएगा। इसी वजह से इंडिया ने तो अपना रीच आउट किया है यूएसए को कि भाई देखो इंटेलिजेंस सर्वेलेंस इसमें आपकी जो सैटेलाइट्स हैं दे शुड बी इन द एड ऑफ इंडिया। तो यूएसए ने बैक ट्रैक डिप्लोमेसी से इंडिकेशन दे दिया है, ऐसे कहीं रिपोर्ट्स कह रहे हैं। लेकिन क्या वाकई चाइना और यूएसए एंगेज करेंगे डायरेक्टली इन दिस वॉर? जरा इसको समझते हैं। पहली बात तो मुनीर की यहां पर मिसकैलकुलेशन लग रही है, यासिर मुनीर की। कारण डोमेस्टिक इश्यूज देखिए इनके यहां पर क्या चल रहे हैं। एक तो इकोनॉमी ऑलरेडी टर्मोइल में है, तो इतना बड़ा वॉर आप हैंडल कैसे करोगे? दूसरा, आपकी जो पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी फेडअप है। ये एक्चुअली आप हाइपर नेशनलिज्म का इस्तेमाल कर रहे हो अपनी लेजिटिमेसी को बढ़ाने के लिए। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को आपने जेल में डाल रखा है, जिनकी एक्चुअली पार्टी के लोगों को इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ा और फिर भी एक अच्छी बड़ी संख्या में उनके जो लोग हैं नेशनल असेंबली में आए। तो एक तरीके से जनता भी इस बात को देख रही है कि आर्मी किस तरीके से वहां की डेमोक्रेसी को बर्बाद करने में लगी हुई है। प्लस आसिम मुनीर को लग रहा है डाइवर्जन है ना इस समय दुनिया में। डाइवर्जन क्या है? दुनिया तो यूक्रेन को देख रही है, दुनिया तो गाजा को देख रही है। गाजा पर अभी आपने एक और अपडेट सुनी होगी, राइट? इजराइल की कैबिनेट ने डिसीजन लिया है। दूसरा, दुनिया ताइवान की तरफ देख रही है। तो इस समय इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर एक लिमिटेड कन्फ्रंटेशन हो भी जाए तो शायद इंडिया को यूएसए से वो बैकिंग नहीं मिलेगी और चाइना हमें बैक कर देगा, क्योंकि चाइना की स्किन इज इन द गेम। क्योंकि चाइना को अगर अपने वेस्टर्न एरियाज को कनेक्ट करना है इंडियन ओशन से थ्रू अरेबियन सी, तो वो पाकिस्तान वाले रास्ते से करेगा। तो ऐसा इनकी कैलकुलेशन कहती है। लेकिन जरा इनकी कैलकुलेशन को जरा देख लेते हैं 3 पिलर से। पहला, भाई पाकिस्तान की मिलिट्री को आपको क्यों जरूरी है, मतलब चाइना? तो एक रीजन ये कहते हैं कि देखो अफगानिस्तान का एक्सेस, याद है जब यूएसए का विड्रॉल हुआ तो यूएस का डेटा था कि करीब $3 ट्रिलियन के आसपास के तो रिजर्व्स हैं अफगानिस्तान में, अनटैप्ड पोटेंशियल, जिसके लिए टेक्नोलॉजी, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में नहीं है। तो तालिबान के साथ संबंध किसके अच्छे हैं? भाई पाकिस्तान के अच्छे रहे हैं। तो अब ऐसे में पाकिस्तान वाज वर्किंग लाइक अ मीडिएटर कि भाई अच्छा आपको यहां पर टाई अप करना है, चलो हम कराएंगे, तालिबान तो अपना बच्चा है। अब वो बच्चा आपकी संभाल में नहीं आ रहा, टीटीपी आप पर ही अटैक कर रही है। तो चाइना को पता लग गया पाकिस्तान तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में वो खुद अटैक कर रहा है, तालिबान कुछ नहीं बोल रहा है, बस हाँ हाँ कर दे रहा है। तो अभी क्या हो रहा है कि चाइना और तालिबान ऑलरेडी डायरेक्टली लिंक में है। तो यानी कि उन्होंने तो खुद बाईपास कर दिया पाकिस्तान को। तो बाईपास कर दिया तो अब उन्हें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है टू मैनेज काबुल। एक बात तो ये क्लियर हो गई। सेकंड, सीपैक वाला मुद्दा जो है, तो चाइना को ऑलरेडी मैंने बताया कि कितने एक्सपर्ट्स ये हैं चाइना के जो कह रहे हैं कि यार ये हमारे लिए लायबिलिटी बन गया है। हमें लग रहा था जितना बेनिफिट आएगा उतना बेनिफिट नहीं आ रहा है। इंसर्जेंसी, लोकल रिसेंटमेंट, इसकी वजह से चाइना को यहाँ पर लिमिटेड बेनिफिट लग रहा है। तो यहाँ पर भी पाकिस्तान तुम्हारी कोई खास जरूरत है नहीं। तीसरा, कि इनको लगता था कि मिलिट्री लेवरेज हो जाएगा। मिलिट्री लेवरेज क्या कि देखो अगर इंडिया पर प्रेशर क्रिएट करना होगा तो पाकिस्तान की आर्मी और चाइना की आर्मी दोनों पिंसर अटैक पोजीशन में है। पिंसर अटैक मतलब बीच में अगर आप ऐसे अटैक करते हैं तो भाई हम मैनेज कर पाएंगे। लेकिन बात यह है कि चाइना खुद देख रहा है कि भाई आपके देश के अंदर के जो जिहादिस्ट लिंक्स हैं वो आपके देश की स्टेट को ब्लीड कर रहे हैं। वहां पर आप वेस्टर्न फ्रंट पर फोकस करोगे या ईस्टर्न फ्रंट पर फोकस करोगे? यानी कि जो खैबर पख्तूनख्वा रीजन है, बलूचिस्तान रीजन है, उसमें खुद इंस्टेबिलिटी और आपकी मतलब आर्मी को वहां पर मेजर सेटबैक्स मिल रहे हैं। तो यानी कि इन तीनों रीजन से ऐसा लगता है कि शी जिनपिंग गलती नहीं करेंगे कि वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में पाकिस्तान को सपोर्ट करें। कारण अब उनकी इंटरनल मैं आपको चीजें बता देता हूं। पिछले कुछ समय में क्योंकि कुछ जैसे उइगुर रीजन में और जो इनर मंगोलिया रीजन है वहां पर स्टेबिलिटी लाने के लिए देयर वर सम गैप्स बिटवीन शी जिनपिंग एंड टॉप आर्मी जनरल्स। तो वहां पर एक मेजर चेंजेस भी देखे गए हैं। प्लस 2027 में जो इनकी कांग्रेस होने वाली है, इनकी कम्युनिस्ट पार्टी की, तो उसके लिए भी शी जिनपिंग को अपने आप को मतलब अपनी हैसियत को बचा कर रखना दैट्स अ चैलेंज, स्पेशली व्हेन इकोनॉमी इज इन टर्मोइल। कंज्यूमर सेंटिमेंट ऑल टाइम लो है, टैरिफ की वजह से, यूएस टैरिफ की वजह से और ज्यादा सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो गई है। ईस्टर्न फ्रंट पर और वेस्टर्न फ्रंट पर, उस तरफ जापान और इस तरफ इंडिया, दोनों के साथ रिलेशन जो है भाई वो तो डायनेमिक्स गड़बड़ है ही।
तो अल्टीमेटली ऐसी ऐसी स्थिति में चाइना क्यों अपने आप को किसी एक ऐसे वॉर में धकेलेगा जिससे और उसको नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया इज अ बिग इकोनॉमी, मतलब बिग कंज्यूमर फॉर चाइना एज वेल। ट्रंप की बात कर लेते हैं। ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के आइडिया पर आए हैं और इनकी जो डिप्लोमेसी है वो ट्रांजैक्शनल है, लेस देन स्ट्रेटेजिक। इनके लिए जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का गेम और ज्यादा और प्रेसिडेंट्स का हमने देखा है उससे अलग है। तो ऐसे में ट्रांजैक्शनल होना, तो ट्रांजैक्शनल का मतलब है कि ये भी फुल ब्लोन सपोर्ट में नहीं आएंगे, राइट। इससे पहले भी उन्होंने दिखाया है कि पाकिस्तान अगर कुछ कर रहा है और इंडिया वहां पर कर रहा है तो ऐसा हो सकता है कि इंडिया के जो एक्शंस होंगे उसमें कोई उसको इंटरनेशनलाइज करने में, उसके अगेंस्ट जाने में ट्रंप वोंट बी इंटरेस्टेड, क्योंकि ट्रंप के लिए मैटर ये करता है इंडिया की एक बड़ी इकोनॉमी है जो उसको एक लेवरेज दे रही है, कुछ कंडीशंस को रिलैक्स कर रही है जिससे उसकी कंपनी ज़्यादा यहाँ बेच पाएंगी, उनके यहाँ जॉब बढ़ पाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट एंगेजमेंट में ना तो यहाँ पर यूएस लग रहा है इन कारणों की वजह से और ना ही चाइना लग रहा है, लेकिन फिर भी इस वॉर से दोनों को बेनिफिट होता तो है जैसा कि हम इन एंगल से समझे। तो अब देखते हैं आगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या होगा। आपके क्या ओपिनियन है, डू शेयर इन कमेंट्स।